विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एग्जाम पॉइंट पिछला हुआ है उसी के आगे देखते हुए पहला क्वेश्चन लिखी है लाइन कि लाइक ए ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस ए लोनली रोड एंड न्यू सीन हियर्ड एंड फेल्ट एंड caught at every turn, companion never lost through a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self। ये जो लाइन है ये प्रिल्यूड की बुक 10th से हैं। इसमें वर्ड्सवर्थ ने किसके प्रभाव के बारे में कहा है? लाइक ए ब्रूक, वो लाइक ब्रूक के समान है। दैट जो करते हैं सब कुछ, बट क्रॉस ए लोनली रोड, जो क्रॉस किया उन्होंने अकेले रोड को और नया सीन सुनाई दिया और अनुभव किया। काट एट एवरी टर्न, वो पकड़े रही प्रत्येक एवरी टर्न पर। और कंपेनियन नेवर लोस्ट, उनकी कंपनी कभी भी लोस्ट नहीं हुई, सदैव उनका साथ बना रहा। थ्रू ए मैनी लीग, कई लीगों में उनका साथ बना रहा, कई यात्राओं में। मेंटेन्ड फॉर मी ए सेविंग इंटरकोर्स विद माई ट्रू सेल्फ, मेरे सच्चे सुरक्षा के साथ में उन्होंने सुरक्षित करती रही, मेरा पथ मेंटेन करती रही। तो ये उन्होंने प्रेल्यूड में 10th बुक में अपनी बहन के लिए कहा है। लाइक ए ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस ए लोनली रोड एंड न्यू सीन हियर्ड एंड फेल्ट एंड caught at every turn, companion never lost through a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self। अगला है द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर। ये लाइनें कहाँ की हैं? चंद्रमा जो है प्रसन्नता के साथ अपना काम करता है। लुक माने दिखाई देता है, राउंड उसके आसपास दिखाई देता है। व्हेन द हेवेंस आर बेयर, जब जो है आकाश बेयर होता है, नंगा होता है, अर्थात साफ होता है, तब चंद्रमा प्रसन्नता करता दिखाई देता है। तो ये लाइन जो आई है कहाँ से आई है? ये लाइन आई है इमॉर्टेलिटी ओड से। द मून डथ विद डिलाइट, चंद्रमा प्रसन्नता के साथ में करता है, लुक माने दिखाई देता है, राउंड करता हुआ उसका। व्हेन द हेवेंस आर बेयर, जब आकाश साफ होता है। इमॉर्टेलिटी ओड से ये लाइन आई है। नेक्स्ट है वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। मतलब हम लोग भारी भरकम कानूनों से प्रेस हैं, बंधे हुए हैं। ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन द फाउंटेन पोएम में दिखाई देती है। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड, पहली लाइन प्रिल्यूड की क्या है? तो पहली लाइन प्रिल्यूड की है ऑन देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ऑन देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। ये पहली लाइन है प्रिल्यूड की। अगला है इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ, देयर इज ए ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। इस शानदार सुबह की हवा में कितना ब्लेसिंग है, कितना वरदान, कितनी लाभकारी है। इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील, चोरी का कौन सा कार्य उसमें दिखाया गया है? तो बोटिंग एपिसोड में दिखाया गया है एक्ट ऑफ स्टील का। अगली लाइन है डस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्प्राइट ग्रोज लाइक हारमनी इन म्यूजिक। ये कहाँ की लाइन है? धूल से हम सभी बने हैं, द इमॉर्टल स्प्राइट, और अमर आत्मा जो है बढ़ती है लाइक हारमनी इन म्यूजिक। जैसे सरगम बढ़ता जाता है संगीत में, लय बढ़ती जाती है, वैसे ही आत्मा नास्वर बढ़ती जाती है। डस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्प्राइट ग्रोज लाइक हारमनी इन म्यूजिक। ये प्रिल्यूड फर्स्ट की लाइन है। अगली लाइन है प्रेज टू द एंड, जो अनंत अंत है उसकी प्रशंसा करो। थैंक्स टू द मीन्स, और संसाधनों को धन्यवाद दो। विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय, जो प्रकृति ने डिजाइन किया है, बनाया है एम्प्लॉय करने के लिए, मतलब जिनमें हम लोगों को भ्रमित करने के लिए, एम्प्लॉय करने के लिए बनाया है, उन साधनों का धन्यवाद दो और अंत का प्रशंसा करो। ये लाइनें प्रेल्यूड फर्स्ट में ही दिखाई गई हैं। प्रेज टू द एंड, थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइंड टू एम्प्लॉय।
अगला क्वेश्चन है, ए 6 years, एक 6 साल की डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज, उसमें कहता है 6 साल का डार्लिंग प्रिय पिग्मी साइज, ये किसके बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं? तो ये 6 years डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज, ये कॉलरिज के बच्चे को उन्होंने कहा है पिग्मी साइज, 6 साल का डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लाइन कहाँ से आई है? सदैव से दुख का संगीत रही है मानवता, मानवता की शाश्वत सदैव दुख का संगीत रही है, ये टिंटन अवे की लाइन है। मानवता का सदा ही दुख का ही तो म्यूजिक रहा है। कौन वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश पोट्री के दानवों में से एक कहता है? वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोट्री, वो इंग्लिश काव्य के महान कवियों में, महान दानवों में एक हैं। ये जॉन क्रोवे रैनसम कहते हैं, जी.सी. रैनसम कहते हैं वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ को कौन कहता है? ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज which is called the romantic revival, a mountain the most massive in that lofty range which is called the romantic revival, ये जेसी स्मिथ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ को कहते हैं कि वो एक माउंटेन है, बहुत ही मोस्ट मैसिव है, दैट लॉफ्टी रेंज में जो पुकारा जाता है रोमांटिक रिवाइवल, उसने रोमांटिक रिवाइवल किया, रोमांट को फिर से जिंदा किया। माउंटेन है वो, द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज, उसकी लॉफ्टी बहुत ऊंची रेंज है उस माउंटेन की, जो कहा जाता है रोमांटिक रिवाइवल। तो जेसी स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ को कहा है द माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। अच्छा, वर्ड्सवर्थ को ये किसने कहा है कि इंग्लिश पोट्री का मुख्य ग्लोरीज है? ग्लोरीज में से एक है, मतलब जॉन क्राउ रैनसम ने अंग्रेजी काव्य के दानवों में से एक कहा है, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने अंग्रेजी काव्य के मुख्य ग्लोरीज में से एक कहा है। अंतर इतना है, उन्होंने दानवों में से एक कहा है जेसी रैनसम ने, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने मुख्य ग्लोरीज में से एक कहा है, वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोट्री। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? तो ब्राउनिंग साहब ने एक लोस्ट लीडर कहा है, खोया हुआ नेता कहा है। वर्ड्सवर्थ को ब्राउनिंग ने तो लोस्ट लीडर कहा है, लेकिन शैली साहब ए मोरल इनच कहते हैं, ए मोरल इनक, EUNUCH, मोरल इनक कहते हैं शैली साहब वर्ड्सवर्थ को। आगे है, कौन कहता है कि वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्ला, मतलब ये कौन कहता है कि वर्ड्सवर्थ जो है कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट में नहीं ठहरे और ना ही कभी यहाँ आने का उन्हें चांस मिला प्रकृति के बीच में। वो रेड इन टूथ क्ला हैं, मतलब लाल, दांतों के जबड़े के बीच में वो लाल हैं, रेड इन टूथ क्ला, ये एल्डक्स हक्सले ने कहा है। वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ, तो एल्डक्स हक्सले ने कहा है। वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ। और वर्ड्सवर्थ के बारे में ये लाइन किसने कही है? नहीं, वर्ड्सवर्थ ने स्वयं कहा है, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, प्रत्येक महान कवि अध्यापक होता है। आई विश, मैं आशा करता हूँ, टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग, मैं आशा करता हूँ कि उसे टीचर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा वो। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। टिंटन अवे में एक बहुत फेमस लाइन उन्होंने कही है, वी आर लेड ए स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, हम लोग सोते हैं शरीर से और जगती है मेरी आत्मा। हम लोग शरीर से सोते हैं लेकिन आत्मा तो जगती ही रहती है। वी आर लेड ए स्लीप इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल,
ये टिंटर्न अवे की लाइन है। आगे कह रहा है, ये कमेंट कौन कहता है? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का महान पुजारी, ये प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने कहा है वर्ड्सवर्थ को। उनका एक पूरा कोटेशन है कि द प्रेल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। प्रेल्यूड निसंदेह उनको वर्ड्सवर्थ को स्थान क्रांतिकारी दे गई। प्रेल्यूड, वर्ड्सवर्थ एक व्यक्ति हैं, वर्ड्सवर्थ एक कवि हैं, और अंततः हम कह सकते हैं वर्ड्सवर्थ प्रकृति के पुजारी हैं। द प्रेल्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ द पोएट एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो ये प्रेल्यूड निसंदेह उनको स्थान दे गई, वर्ड्सवर्थ को क्रांतिकारी स्थान दे गई। वर्ड्सवर्थ मनुष्य हैं, वर्ड्सवर्थ कवि हैं, ये बताया प्रेल्यूड ने, और अंत में ये बताया कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के महान पुजारी हैं, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का कमेंट है वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज को कब मिले? तो 1797 में वर्ड्सवर्थ कॉलरिज को मिले, कॉलरिज से मिले। अगला कोटेशन है, वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन द ईयर्स 1798 एंड 1808 व्हेन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस। मतलब वर्ड्सवर्थ का सबसे अच्छा कार्य 1798 में रहा और 1808 में रहा। ये उस समय का काल है जब वो प्रभाव में रहे, किसके? कॉलरिज के प्रभाव में रहा। वर्ड्सवर्थ का सबसे आदर्श कौन है? तो सबसे महान आदर्श वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को मानते हैं। सबसे आदर्श व्यक्ति जो है अपना जॉन मिल्टन को मानते हैं वर्ड्सवर्थ। एग्जाम पॉइंट्स में अगला है, वर्ड्सवर्थ को हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर कौन कहता है? तो लॉवेल साहब कहते हैं। जेम्स रॉसेल लॉवेल कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ शायर का हिस्टोरियन है वर्ड्सवर्थ, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। अगला है कोटेशन है, ये किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में? वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वंडरिंग स्प्राइट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। वर्ड्सवर्थ मुश्किल से एक आदमी है, वो एक ऐसी आत्मा घूमते रहते हैं अजनबी लाभों के लिए और जिनकी यात्रा का कोई अंत ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ हैज हार्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्प्राइट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। तो ये शैली साहब कहते हैं वर्ड्सवर्थ हार्डली एक मैन है बट माने लेकिन ए वंडरिंग स्प्राइट, एक घूमती हुई आत्मा भ्रमण करती हुई स्ट्रेंज एडवेंचर्स के साथ में, और कोई अंत नहीं है उनका उना एडवेंचर्स का। तो ये शैली साहब कहते हैं। ट्रिविलिटी का चार्ज जो है किसके खिलाफ लाया गया, किसके कृतियों के खिलाफ? तो द चार्ज ऑफ ट्रिविलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के खिलाफ लाया गया। ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क, एक बड़ा भाग वर्ड्सवर्थ का क्या है? अनइंस्पायर्ड है। वर्ड्सवर्थ की कविताओं का एक बड़ा भाग अनइंस्पायर्ड है। ये लाइन किसकी है? ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। मतलब एक कवि और कुछ कर ही नहीं सकता है सिवाय ऐसी कंपनी पाकर खुश होने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। ये डैफोडिल्स के कविता का लाइन है। अगला लिखा है, वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। हम लोग स्वार्थी व्यक्ति हो गए हैं, अरे आओ जगाओ हमको, रेज अस अप, उठो हमको जगाओ, रिटर्न टू अस अगेन, दोबारा से हमें सेल्फिश से निकालो। तो ये है टू मिल्टन लाइन से वहाँ से ली गई कविता, जो लंदन 82 मिल्टन में है, तो वहाँ से कविता ली, वहीं से लाइन ली गई है। मिल्टन का आवाहन करते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। आगे ये लाइन किसकी है? आई बी होल्ड इन थी व्हाट आई वाज वंस, मैं देखता हूँ तुम्हें व्हाट आई वाज वंस, कभी मैं वहाँ था। तो ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है, आई बी होल्ड इन थी व्हाट आई वाज वंस।
आगे लिखा है देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। वो कह रहे हैं ना तो है ना तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण विभिन्नता हो सकती है प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन की भाषा के बीच में। ये कौन कहता है? ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ना तो है और ना हो सकता है कोई एसेंशियल भिन्नता प्रोज की भाषा में और मेट्रिकल कंपोजिशन की भाषा में। तो ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। अच्छा, वर्ड्सवर्थ को ये किसने कमेंट कहा है कि उसने अपनी कविताओं में जो थ्योरी बताई है उस थ्योरी का उसने स्वयं प्रैक्टिस नहीं किया है। तो ऐसा दोष लगाते हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट कहते हैं वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स। उसने अपनी थ्योरी की स्वयं अपनी कविताओं में प्रैक्टिस नहीं की। ये टी.एस. इलियट कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। ग्वाइथे साहब कहते हैं क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। क्लासिसिज्म स्वस्थ है और रोमांटिसिज्म एक बीमारी है। ये रिमार्क दिया है ग्वाइथे साहब ने। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। क्लासिसिज्म स्वस्थ है, रोमांटिसिज्म बीमारी है। आगे कहते हैं कैम्पटन रिकेट साहब ने एक कमेंट किया है, एक रिमार्क किया है। COMPTON कैम्पटन रिकेट RICKETT रिकेट कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फॉर्म द मोरल कंसोलेशन। वर्ड्सवर्थ कभी भी आध्यात्मिक मूड में थे, नेचर के मतलब आध्यात्मिक मूड में रहे सदैव कभी, और उन्होंने जीतते विनिंग फॉर्म ऑफ मोरल कंसोलेशन, और मोरल कंसोलेशन के वो रूप जीतते रहे। वर्ड्सवर्थ हीवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फॉर्म द मोरल कंसोलेशन। तो ये कैम्पटन रिकेट ने कहा है वर्ड्सवर्थ कभी स्पिरिचुअलिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फॉर्म द मोरल कंसोलेशन। अगला मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक कोटेशन लिखा है कि वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन व्हेन ही सीक्स टू हैव ए स्टाइल ही फॉल्स इनटू पॉन्डेरिटी एंड पोम्पोसिटी। वर्ड्सवर्थ के पास कोई भी उल्लेखनीय स्टाइल अपना स्वयं का नहीं था। मतलब वर्ड्सवर्थ के पास में कोई अपनी स्वयं की उल्लेखनीय शैली नहीं थी। जब वो खोजते हैं अपनी शैली को तब वो पॉन्डरेस्टी और पॉम्पोसिटी में पड़ जाते हैं। वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन व्हेन ही सीक्स टू हैव ए स्टाइल ही फॉल्स इनटू पॉन्डरेस्टी एंड पॉम्पोसिटी। जब वो खोजते हैं स्टाइल तो वो किस में पड़ जाते हैं? पॉन्डरेस्टी और पॉम्पोसिटी में। ये अर्नोल्ड ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ का कोई उल्लेखनीय स्वयं का स्टाइल नहीं था, और जब वो खोजते हैं एक कोई स्टाइल तब वो गिर जाते हैं पॉन्डेरिटी और पॉम्पोसिटी में। अच्छा, ये हाई वाटर मार्क ऑफ पोट्री मतलब इमॉर्टेलिटी ओड को जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, इमॉर्टली ओड, तो इसको उन्होंने हाई वाटर मार्क ऑफ पोट्री, कविता का हाई वाटर मार्क किसने कहा है? तो इसको इमर्सन साहब ने हाई वाटर मार्क कहा है, हाई वाटर मार्क ऑफ पोट्री। किसको? द इमॉर्टल ओड को। अगला है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। ये कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ उत्तर कुछ भी नहीं देते हैं, मतलब कुछ भी उत्तर बेस का नहीं देते हैं, बुनियाद का। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये कहते हैं टेनिसन। टेनिसन कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ उत्तर देते हैं कुछ भी बेस माने बिना आधार का उत्तर देते हैं, तो ये टेनिसन कहते हैं। ब्राउनिंग लोस्ट लीजर कविता में कहते हैं जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। वो मुट्ठी भर चांदी छोड़ गया है मेरे लिए, हम लोगों के लिए। जस्ट फॉर ए रिबॉन्ड टू सिक टू हिज कोट, और उसके कोट में स्टिक लगाने के लिए रिबॉन्ड जैसे हो। तो ये लाइनें द लोस्ट लीडर की हैं। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस है, मुट्ठी भर चांदी छोड़ गया है जैसे मेरे लिए। जस्ट फॉर ए रिबाइंड टू स्टिक इन हिज कोट, अपने कोट में, उसके कोट में स्टिक लगाने के लिए स्टिक की जाए, चिपकाई जाए रिबॉन्ड, उसके लिए सिल्वर छोड़ गया है। तो ये
ब्राउनिंग कहते हैं इन दी लोस्ट लीजर, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट। तो ये लाइनें हैं ब्राउनिंग की लोस्ट लीजर पोएम की। आगे है वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑक्शनली इंस्पायर्ड। ये कौन कहता है? ये विलियम जे लॉन्ग कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ सदैव मेलोडियस नहीं रहे, मतलब नम्र नहीं रहे। दैट ही इज ए सेल्डम ग्रेसफुल, वो कभी कभी ही ग्रेसफुल होते हैं, दयावान होते हैं, और कभी कभी ऑक्शनली मौका परस्त इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब ऐसा बताया जाता है उनकी अधिकतर कार्य अनइंस्पायर्ड रहा, लेकिन केवल कभी कभी इंस्पायर्ड वो होते हैं। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑक्शनली इंस्पायर्ड। तो विलियम जे लॉन्ग कहते हैं, जेम्स लॉन्ग। वर्ड्सवर्थ ये रिमार्क लॉन्ग, वर्ड्सवर्थ के बारे में लॉन्ग साहब एक और कहते हैं कोटेशन, ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, मतलब हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं। और ग्लोरीज भी कहते हैं, वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज हैं, ये कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। और हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर ये प्रोफेसर हर्बर्ट रीड कहते हैं। लेकिन ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, लेकिन वो महान कवि, प्रकृति का कवि है, ये कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में लॉन्ग साहब। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस, मतलब वो प्रकृति का सबसे महान कवि है जिसने हमारे साहित्य को उत्पन्न किया है। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस, ये रिमार्क लॉन्ग साहब वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं। अगला लिखा है, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प। वर्ड्सवर्थ जो है किस कविता में अपनी तुलना एक एलियन हार्प से करते हैं, AEOLIAN, एलियन हार्प से करते हैं। तो प्रेल्यूड में वर्ड्सवर्थ अपनी तुलना एन एलियन हार्प से करते हैं। अच्छा, लिरिकल वैलिड इंग्लैंड से भी ज़्यादा कहाँ प्रशंसनीय रही? तो लिरिकल वैलिड जो है इंग्लैंड से भी ज़्यादा अमेरिका में प्रशंसनीय रही। अच्छा, लॉन्ग के अनुसार बिना हुमर के कौन एब्सोल्युटली है, मतलब हु इज एब्सोल्युटली विदाउट हुमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। तो बिना हुमर के, बिना मजाक के एब्सोल्युटली कोई मजाक नहीं करता है, तो वो है वर्ड्सवर्थ। ये लॉन्ग साहब कहते हैं वर्ड्सवर्थ। बड़ा अच्छा कहा है विलियम जेम्स लॉन्ग ने। पहले कहा वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑक्शनली इंस्पायर्ड। फिर उन्होंने कहा ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस। अब वो कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ इज एब्सोल्युटली विदाउट हुमर। इतनी अच्छी लाइन कही। और लॉन्ग साहब और आगे कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ गिव्स यू दी वर्ड, वर्ड्सवर्थ ने तुम्हें चिड़िया दी, एंड दी फ्लावर्स और फूल दिए, एंड दी वाइंड और वाइंड, एंड दी ट्रीज हवा और पेड़ दिए, एंड लीव्स और पत्तियां दी, जस्ट एज दे एयर जैसा कि वो हैं वैसा ही उन्होंने बताया, एंड इज कॉन्टेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज, और अपने कंटेंट में संतुष्टि के साथ में उन्हें बताने की कोशिश की कि उनका मैसेज क्या है हम लोगों के पास में। ये विचार है वर्ड्सवर्थ के बारे में लॉन्ग साहब का। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द वर्ड एंड द फ्लावर्स, द वाइंड एंड द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज दे आर, एंड इज कॉन्टेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। ये लॉन्ग साहब वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं। बहुत कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। लॉन्ग साहब के अनुसार कौन केवल साइट नहीं है बट इनसाइट भी, केवल बाहर से ही नहीं अंदर से भी वो कवि हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, मतलब वर्ड्सवर्थ जो हैं, वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट, केवल देखने में साइट नहीं बट इनसाइट से भी वो प्रकृति के कवि हैं। ये कहा है लॉन्ग साहब ने वर्ड्सवर्थ बारे में। फिर एक बार देख लेते हैं विलियम जे लॉन्ग ने क्या कहा है।
पहले उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ऑक्शनली इंस्पायर्ड। फिर कहा ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट अवर लिटरेचर हैड प्रोड्यूस। फिर उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर। फिर उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द वर्ड एंड द फ्लावर्स, द वाइंड एंड द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज दे आर एंड इज कॉन्टेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। और फिर उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। तो इस तरीके से एग्जाम पॉइंट्स का विवरण हुआ। कुछ एग्जाम पॉइंट्स बचे हैं, वो आ जाएंगे 1-2 पार्ट में, और तब एक नया टॉपिक शुरू होगा और वो टॉपिक होगा जॉन मिल्टन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग।